कैसे इसको कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में आगे कि ये जो प्रोसेस है माइग्रेशन के बाद आरंभ होता है। अब जैसा मैंने बताया आपको कि जितने भी सीड्स या स्पोर्स या दूसरे रिप्रोडक्टिव प्रोपैगेल्स अगर एक नए आवास में जाते हैं तो पहला काम क्या होगा, उनका जर्मिनेशन होगा, वो अंकुरित होंगे, उनके सीडलिंग निकलेंगे, है ना, नई पौध निकलेगी, वो पौध जो है वो वृद्धि करेगी, ग्रो करेगी। लेकिन इसमें एक चैलेंज आता है कि नई पर्यावरणीय परिस्थिति में या नए आवास में जाके जितने भी सीडलिंग्स या यूं कह सकते हैं सीड खुद वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाते, वो नष्ट हो जाते हैं, स्पोर्स भी नष्ट हो जाते हैं और दूसरे प्लांट के जो भाग हैं वो भी वहां पे जरूरी नहीं है कि सर्वाइव करें, जिंदा बचें। तो एक बड़ा चैलेंज होता है नए आवास में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। लेकिन अगर ये क्रिया पूरी हो जाती है तो इसको अपन नाम दे देते हैं इकैसिस। इकैसिस के परिणाम स्वरूप स्पीशीज के नए जीव उस क्षेत्र में आके एस्टेब्लिश हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है नए आवास में बसने के लिए, है ना, क्योंकि जब तक वो पहुंचेंगे नहीं तब तक एस्टेब्लिश कैसे करेंगे। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब मान लीजिए सीड जर्मिनेट हो गए तो सीडलिंग निकले, छोटे छोटे जो है पौध निकले, है ना, या स्पोर्स के जर्मिनेशन से नए जीवों का जो है डेवलपमेंट हुआ तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी। संख्या में वृद्धि होगी तो पहले तो दूर दूर वो प्लांट्स उगेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी तादाद ग्रेजुअली बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, उस जमीन पे घनापन बढ़ेगा, प्लांट की डेंसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में वो इंक्रीज हो जाएगी दी गई परिस्थिति में कि सारे फैक्टर्स जो है उनके फेवर के हैं या नहीं है इस चीज को लेके। तो अगर बहुत सारे प्लांट्स या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह क्लस्टर हो जाते हैं, इकट्ठे कर जाते हैं क्योंकि वहां पे न्यूट्रिएंट्स अधिक होते हैं, तो ये घटना ये कहलाती है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है समूहन। एक स्थान पे कभी एकत्र होंगे जब वहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, खासतौर से भोजन या न्यूट्रिएंट। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है कि पहले एस्टेब्लिशमेंट जो होता है उसके बाद में ये एग्रीगेशन होता है अगर कंडीशंस फेवरेबल रही तो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इन्वेजन के बाद में जो सक्सेशन की क्रिया में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है कंपटीशन तथा कोएक्शन। कंपटीशन को हिंदी में अपन कहते हैं प्रतिस्पर्धा। कोएक्शन का मतलब है कोई ज्वाइंट क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रजातियां इन्वॉल्व हो, भाग लें। तो होता यह है कि पर्यावरण में जब स्पीशीज नई नई इन्वेड करती है, नई नई आवास में एस्टेब्लिश करती है, तो धीरे धीरे उसके जीवों की संख्या वृद्धि होती है और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो वृद्धि कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब इसी दौरान मान लीजिए ग्रो कर गई तो जीवों की संख्या में वृद्धि होगी तो वो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। दो तरह से होगी वो कंपटीशन, एक तो होगा इंटर स्पेसिफिक, एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक। एक का मतलब है कि एक ही प्रजाति के जीवों में प्रतिस्पर्धा, एक का अर्थ है कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीवों के मध्य प्रतिस्पर्धा। और ये जो कंपटीशन है, ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, ये बेसिकली जो होता है ना वो आगे का जो होने वाला काम है जिसको अपन उसका स्पीशीज का फ्यूचर कह सकते हैं, उसको प्रभावित करता है। कंपटीशन कितने तरह का होता है ना, दो तरह का, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक। ये स्ट्रगल है बेसिकली। यहां से आप डार्विनिज्म को कोरिलेट कर सकते हैं, डार्विन साहब ने भी यही बात समझाई थी। तो ये जो कंपटीशन है ये दो तरह से हो सकता है और ये कंपटीशन बेसिकली होता किस कारण से है। सबसे पहला है हैबिटेट, आवास को लेके, स्पेस को लेके, और दूसरा होता है न्यूट्रिएंट या भोजन को लेकर। तो अपन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस प्रकार एक जाति जो होती है ना वो या तो उसी जाति के सदस्यों को या दो अलग अलग जातियों के सदस्यों को प्रभावित करती है। और इस प्रोसेस को, इस क्रिया को अपन नाम दे देते हैं कोएक्शन। ठीक है, ये हो गया कोएक्शन। अब यदि कोई स्पीशीज वहां पे रहते हुए इस प्रतिस्पर्धा को, इस कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाती तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगी, वहां से धीरे धीरे उसकी जो प्रजाति है वो वहां से गायब हो जाएगी। और इसका उल्टा, अगर कोई स्पीशीज सक्सेसफुली वहां पर रह जाती है तो उसके जीवों की संख्या वो बढ़ती चली जाएगी। अब इस क्रिया को भी प्रभावित करने वाले कई कारक हैं और उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की दर। दो प्रजातियां हैं वो एक साथ ही आई थी लेकिन एक की रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अधिक है, प्रजनन क्षमता अधिक है। इसका अर्थ क्या, वो नए जो नवजात को जन्म देती है उसकी संख्या अधिक है।
तो उसके जीवों के बचने की संभावनाएं अधिक होती हैं। मान ली एक चिड़िया है, उसने एक बार में 2 ही अंडे दिए, और एक चिड़िया है उसने एक बार में 4 अंडे दिए, तो 4 में से अगर एक आध नष्ट भी हो गया तो कुछ तो बचेंगे ना। पता लगा 1 या 2 ही अंडे दिया तो उसमें से एक भी नष्ट हो गया तो क्या। तो इस प्रकार से प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो जो स्पीशीज ज्यादा नंबर अपनी संतति का छोड़ के जाती है इस दुनिया में, उसके आगे सर्वाइव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये डार्विनिज्म भी आप यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हो। तो जीव को कंपटीशन में बनाए रखने हेतु हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए, प्रजनन क्षमता अधिक होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड होना चाहिए। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में, या सीधा बोले अपन प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में अपने आप को बचाए रखने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो जल की उपलब्धता हो, चाहे वो सैलिनिटी हो, चाहे वो कोई दूसरा एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर हो, वो सारे स्ट्रेस को टॉलरेट करने की कैपेसिटी अधिक होगी तो उसके सर्वाइवल के चांसेस अपने आप अधिक हो जाएंगे। इन सब का जो परिणाम होता है वो ये होता है कि एक स्थान पे स्पीशीज जो होती हैं धीरे धीरे अपने आप को एस्टेब्लिश करती चली जाती है आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है सक्सेशन में वो है रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है प्रतिक्रिया। सक्सेशन की एक इंपॉर्टेंट स्टेज है रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसा नहीं खाली स्पीशीज जो है वो नई आके एस्टेब्लिश हो गई, स्पीशीज के आने से या किसी अन्य कारण से वो जो एनवायरनमेंट है वो खुद मॉडिफाई हो जाता है। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन और स्पीशीज में परिवर्तन ये परस्पर समानांतर होने वाली जो है एक्टिविटीज हैं। अपन ये कह सकते हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करके स्वयं बदलता है, इस क्रिया को अपन नाम दे देते हैं रिएक्शन। एक पॉइंट हो गया। रिएक्शन के कारण होता यह है कि जिस एनवायरनमेंट में वो रिएक्शन हो रहा है वहां की प्रॉपर्टीज चेंज रहती हैं, जैसे कि वहां पे उपस्थित सॉइल, वहां पे उपस्थित वाटर, प्रकाश की उपलब्धता, तापमान, इन सब में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। ये सारा काम बहुत ही स्लो होता है जिसको अपन ऑब्जर्व इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, सैकड़ों हजारों साल तक भी लग सकता है इसमें। ठीक है ना, डिपेंड करता है कहां हो रहा है प्रोसेस। ये सभी एनवायरमेंटल फैक्टर समय के साथ बदलते रहते हैं। एक और चीज आ गई, नहीं ऐसा नहीं कि हमेशा एनवायरमेंट स्थिर रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर तो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, और ये चेंज जो होते हैं वो स्पीशीज एनवायरमेंटल इंटरेक्शन के कारण ही चेंज होते हैं समय के साथ साथ। और लंबे समय तक की अगर हम बात करें तो ये एक समय ऐसा आता है कि इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं, इतने ज्यादा चेंज हो जाते हैं कि एग्जिस्टिंग स्पीशीज जो वहां पे पहले से मौजूद हैं उनका वहां पे सरवाइव कर पाना संभव नहीं रहता। जब वो सरवाइव करवाना संभव नहीं रह पाएगा तो क्या होगा, वो स्पीशीज वहां से ग्रेजुअली साफ हो जाएगी, धीरे धीरे उनकी प्रजाति की संख्या वहां पे कम हो जाएगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ओल्ड एस्टेब्लिश यानी कि पुराने से वहां पे जो जमे हुए हैं कम्युनिटीज के, उनको रिप्लेस कर देगा एक नई सीरियल कम्युनिटी से। यानी कि एक कम्युनिटी वो चली जाएगी, उसके बाद नई सीरियल कम्युनिटी आ जाएगी, नई सीरियल स्टेजेस आ जाएगी। ये सक्सेशन का प्रोसेस। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं कि यदि एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में कम्युनिटीज का इस प्रकार का रिप्लेस होना ये क्या लगातार चलता रहता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में वो कम्युनिटी पहुंची है। अपने को एक टॉपिक पढ़ना है इसी यूनिट में, वो है क्लाइमैक्स कम्युनिटी का। तो क्लाइमैक्स में क्या होता है कि मैं से अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे आगे, मैं अभी आपको संक्षेप में बता रहा हूं कि क्लाइमैक्स का मतलब है चरम, कि एक चरम अवस्था रहती है। उस समय क्या होता है कि स्पीशीज यानी कि पर्टिकुलर एरिया की जो कम्युनिटीज है सामूहिक रूप से वो सब मिलके एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, तालमेल बिठा लेती है, इक्विलिब्रियम बन जाता है, दैट इज नोन एज क्लाइमैक्स। तो ऐसा हो पाना हमेशा संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कंडीशंस हमेशा चेंज होती रहती हैं। तो ये पॉइंट अपन कहेंगे कि कम्युनिटीज जो रिप्लेस होती हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है, SER शेयर। और शेयर निर्माण करने वाली कम्युनिटीज वो कहलाती सीरियल कम्युनिटीज। ये स्टेजेस जो आएंगी ये सीरियल स्टेजेस आएंगी और इन नामों से अपन इनको जानते हैं। अब एक नया टर्म है यहाँ पे, आपके सब ने वैसे पढ़ रखा होगा इसको, पायोनियर स्पीशीज किसे कहेंगे? पायोनियर स्पीशीज अपन उसको कहते हैं जो किसी भी नए आवास में सबसे पहले आके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेती है, वो पायोनियर स्पीशीज कहलाती है। मींस एक प्रजाति अगर किसी नए आवास में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करती है तो उसको वहां के चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता होनी चाहिए। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? पोषक पदार्थ कम होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है,
है ना। इस तरह के कई एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टॉलरेट करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड अधिक होगा तो सर्वाइवल की चांसेस अधिक हो जाएंगे। तो पायनियर कम्युनिटी की क्या फीचर है? पायनियर कम्युनिटी के फीचर ये हैं कि वो कम से कम में जिंदा रह सकती है, पोषक पदार्थ भी कम है तो भी बच जाएगी, मिनरल्स कम है तो भी बच जाएगी। मिनरल्स अगर बहुत ज्यादा जटिल फॉर्म में तो उनको भी लेने की क्षमता होती है उसके अंदर। ये पॉइंट में लिख रखा है, मिनरल्स को अधिक जटिल रूप से ग्राइंड करने की क्षमता ये भी पायनियर कम्युनिटी में होती है। एक फीचर और है कि जो पायनियर कम्युनिटी के जो प्लांट्स उगते हैं उनका इनिशियली उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है, बहुत बड़े वृक्ष नहीं होते वो, है ना। और एनवायरमेंटल डिमांड होती है ना, उनकी पर्यावरण से जो आवश्यकता है वो कम होती है। पर्यावरण से आवश्यकताएं कम होंगी तो नेचुरल है, जब आवश्यकताएं कम होगी तो उनके सर्वाइवल के लिए कोई बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये है पायनियर कम्युनिटी खासियत, अपने आप को प्रतिकूल परिस्थिति में भी एस्टेब्लिश करवा लेती है वो। ठीक है। सक्सेशन का जो लास्ट स्टेप है उनमें एक स्टेबलाइजेशन यानी क्लाइमैक्स चरम पे पहुंच गए। एक स्टेज ये आएगी सक्सेशन होते होते कि स्पीशीज वहां पे परमानेंटली एस्टेब्लिश हो जाती हैं और वो जिस भी एनवायरनमेंट में रहती हैं उस एनवायरनमेंट के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन या सामंजस्य या तालमेल बिठा लेती हैं, ताकि एनवायरनमेंट पर भी ज्यादा लोड नहीं रहता और उन स्पीशीज पर भी ज्यादा लोड नहीं रहता। वो लोड को डिवाइड रहते हैं, अलग अलग स्ट्रेसेस को वो अलग अलग तरह से अपने आप में बांट लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं इस चीज को। तो लंबे समय तक अगर एनवायरनमेंट में बने रहना है तो लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ वो कैसे रहती हैं, इक्विलिब्रियम बना के या तालमेल बना के सामंजस्य बना के रहती है। ये फाइनल कम्युनिटी आगे रिप्लेस नहीं होती, ऐसा मान लेते हैं अपन कि फाइनली एक ऐसी कम्युनिटी आगे एस्टेब्लिश हो जाएगी जिसको आगे कोई रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसी को अपन कह देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी, और ये स्टेज कहलाती है क्लाइमैक्स स्टेज। आपकी इसी यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में एक अलग से टॉपिक है मोनोक्लाइमैक्स एंड पॉलीक्लाइमैक्स थ्योरी, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसे कहते हैं? जो कम्युनिटी एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ सिंक्रोनाइज या तालमेल बिठा के अपने आप को इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में ला के रखे, वो कहलाती है क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। सीजनल उतार चढ़ाव की बात अलग है, ऐसा कभी नहीं होगा कि स्पीशीज सारी की सारी एक साथ गायब हो जाए और फिर जो है जीरो पे आ जाए, वो कंडीशन इसमें नहीं रहती, एक साइकिल चल जाती है। तो ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो होती है उसके अपने अलग फीचर्स होते हैं, है ना। अब ये सारे चीजें आपने जो पढ़ी है अभी इस लेक्चर में, उसमें 2 उदाहरण है बेसिकली सक्सेशन के। एक है सक्सेशन इन एन एक्वाटिक हैबिटेट, जलीय आवास में सक्सेशन, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रार्क। और एक सक्सेशन का उदाहरण है जो कि है जमीनी सतह पर, लैंड सरफेस पे या बेयर रॉक्स पे, और वो कहलाता है लिथोस्फीयर। ठीक है ना। लिथोस्फीयर का उदाहरण है जीराफ, है ना। जीराफ मींस ड्राई कंडीशंस के अंदर, शुष्क वातावरण में सक्सेशन कहलाता है जीराफ, और जलीय वातावरण में सक्सेशन कहलाता है हाइड्रार्क। इसको हाइड्रोस्फीयर और इसको जीरोस्फीयर भी कहते हैं। आने वाले लेक्चर में अपन इन्हीं के बारे में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखते हैं कि वास्तव में ऐसा किस प्रकार से होता है संक्षेप में। ठीक है। लेक्चर में एक अपन ने जैसा देखा उदाहरण, ये नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रार्क को अपन पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली एक फ्रेश वाटर बॉडी या तो एक छोटा सा पूल हो जो बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है गहरे खड्डे जैसे स्ट्रक्चर में, या एक पॉन्ड हो, नवनिर्मित तालाब या एक झील जिसमें से पहले कोई वेजिटेशन मौजूद नहीं है। तो उसके अंदर ही सक्सेशन का जो प्रोसेस है ये कहलाता है हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रार्क। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है पायोनियर स्पीशीज के फॉर्म में, यहां पर आ जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। और इसका जो समापन होता है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के रूप में फॉरेस्ट डेवलपमेंट के साथ होता है। तो स्टार्टिंग किससे हो गई? फाइटोप्लैंक्टन से। समापन किससे हुआ? फॉरेस्ट से। तो पायोनियर कम्युनिटी तो हो गई फाइटोप्लैंक्टन्स की, और क्लाइमैक्स कम्युनिटी हो गई फॉरेस्ट की। ये एक पॉइंट हो गया। अब इसमें आगे पढ़ते हैं कि प्राइमरी
ये किस प्रकार का सक्सेशन है? ये प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन है। प्राइमरी का मतलब है ऐसी जगह सक्सेशन हो रहा है जहां पहले कभी कोई वेजिटेशन नहीं थी। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है यहाँ पे स्वयंपोषी, यानी कि प्लांट्स और ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, वो इसको आरंभ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इसमें केवल प्लांट का सक्सेशन हो रहा है, इस सक्सेशन में क्रमबद्ध प्लांट के साथ साथ एनिमल्स की जो लाइफ होती है, एनिमल लाइफ जो होती है, जो इसको अपन बायोलॉजी में बोलते हैं, वहां का फौना, वो भी चेंज होता है। तो फ्लोरा और फौना दोनों परिवर्तित होंगे सक्सेशन के दौरान। बिल्कुल दिमाग में क्लियर कट रखा है अपन। अब जैसे स्टेजेस में डिवाइड कर लिया पढ़ने के लिए, तो पहली स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। इस स्टेज में एक फ्रेशली फॉर्म्ड वाटर बॉडी में सबसे पहले फोटोसिंथेटिक जीव आते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, डायटम्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और भी दूसरे तरह के बैक्टीरिया उस वाटर बॉडी में डेवलप होते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? वहां की पायनियर कम्युनिटी। सबसे पहले एस्टेब्लिश होने वाली कम्युनिटी क्या कहलाएगी? पायनियर कम्युनिटी। इसको सबसे ज्यादा स्ट्रेस टॉलरेट करना पड़ता है, सबसे ज्यादा तनाव झेलना पड़ता है। नया वातावरण होता है, कंडीशन जो होती है बिल्कुल क्या कह सकते हैं ना, अननोन होती है, अज्ञात होती है। उस कंडीशन में इनको वहां पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना होता है। इवन जो पैदे की जो मिट्टी होती है पॉन्ड के, उसकी पीएच जो होती है वो भी अम्लीय होती है। ये पीएच है लगभग 5 के आसपास। इन परिस्थितियों में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आके अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसके आगे की स्टेज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। दूसरे में जो नेक्स्ट स्टेज आती है सक्सेशन में, वो है रूटेड सबमर्ज स्टेज या सबमर्ज प्लांट स्टेज। सबमर्ज का मतलब है पानी में डूबे हुए पादपों की प्रावस्था। मींस पहले फाइटोप्लैंक्टन्स जो आए थे उनकी मात्रा धीरे धीरे उसमें वृद्धि हुई, फिर वो मृत हुए, धीरे धीरे मृत होके वो नीचे पानी के पैने में डिपॉजिट होते चले गए। और दूसरा काम क्या हुआ कि जो रेन वाटर था, पानी जो बारिश का होता है, वो बहकर जब आता है तो अपने साथ मिट्टी और मलबा साथ लेके आता है, तो वो भी उस पॉन्ड में आके एकत्र हो जाता है। और ये सब चीजें जो होती हैं वो पानी के बॉटम में डिपॉजिट हो जाती हैं और पानी की गहराई को कम कर देती हैं। बिल्कुल सरल सी बात है। तो फाइटोप्लैंक्टन के मृत और अपघटित होने से उनका सिल्ट में मिलना, सिल्ट मतलब पानी के जो पैने में वहां पे जो मिट्टी जमा रहती है उसको सिल्ट कहते हैं, उसमें मिल जाना। और दूसरा रेन वाटर के साथ बहकर आए मलबे या मिट्टी का, वो भी पानी के बॉटम में जाके मिल जाएगा। तो इन दोनों क्रियाओं का जो पॉन्ड पे प्रभाव होगा वो क्या होगा? पॉन्ड के पानी की गहराई कम हो जाएगी। और इस प्रावस्था में वो फाइटोप्लैंक्टन के स्थान पर ये दूसरे हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मींस पानी में विकसित होने वाले या पानी में डेवलप होने वाले प्लांट्स हैं, जैसे माइलियोफाइलम है, हाइड्रिला है, पोटामेलेटॉन है, वेलिसनेरिया है, विट्रिकुलेरिया है। ये इस टाइप के प्लांट जो होते हैं जिनकी पतली पतली पत्तियां होती हैं, बिल्कुल थिन, एकदम बिल्कुल धागे की तरह की पत्तियां होती हैं, ये पूरे पानी में डूबे रहते हैं। ये प्लांट जो होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं और काफी डेंस पॉपुलेशन होती है, बिल्कुल एकदम घने होते हैं। मतलब लाइट की पेनिट्रेशन जो होती है ना, वो पानी में आप देखोगे ग्रेजुअली सक्सेशन के दौरान कम होती जाएगी। पानी में प्रकाश की उपलब्धता कम होती जाएगी। ठीक है, अब इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, नेचुरली ये रूटेड प्लांट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि तैर रहे हैं, तो इनकी रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी में होती हैं। तो इन प्लांट की रूट्स और उनके मृत भागों के कारण से जो होता है वो बॉटम की गहराई फर्दर रिड्यूस होती है, पानी जो है उसकी गहराई कम होती जाती है। और कम होने से क्या होगा कि इनको जितना पानी चाहिए था ना, वो पानी इनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। एक स्टेज आ जाएगी कि ये पूरे पानी में डूबे रहने वाले प्लांट्स हैं, ये खुले में नहीं रह सकते। अब पानी के अंदर जो पैदा था उसकी गहराई जो है वो ग्रेजुअली वो चेंज हो गई, मिट्टी आगे जम गई, तो नेचुरल है वो सारे प्लांट्स वो मिट्टी में दबते चले गए। तो इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया, तो ये डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो एक और सक्सेशन होगा, उससे ये नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी नंबर 3 वाली, जिसके अंदर हम यानी फ्लोटिंग लीफ। फ्लोटिंग लीफ जैसे कमल के प्लांट देखे आपने, जब पानी में उगते हैं उसमें पत्तियां जो होती हैं वो पानी की सतह पर रहती है, तो वो वाले प्लांट इसके बाद वाली स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।